हाँ तो बच्चा लोगों क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि डेरिवेशन की भी सीरीज आप लोगों की आएगी। तो आज मैं चैप्टर नंबर 2 का डेरिवेशन आप लोगों को बहुत ही क्विकली रिवाइज कराने वाला हूं, जो भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन चैप्टर नंबर 2 में है, जो आपके इस वाले एग्जाम में आने वाले, हाँ यही जो आने वाला एग्जाम, इसी की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो उसके सारे डेरिवेशन आप लोग डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 सबसे पहला डेरिवेशन इस चैप्टर में जो है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का डेरिवेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट को, की पॉइंट्स को पकड़ते जाइएगा। क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक आवेश को यहां रखेंगे और मान लेंगे कि इसी आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है ना। आप जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही आप शब्दों में इसको लिख भी सकते हो, है ना। और इस बिंदु P पर अगर हमें विभव निकालना है तो बहुत सिंपल डेफिनेशन, विभव की डेफिनेशन ये कहती है कि जिस भी बिंदु पर विभव चाहिए है उस बिंदु पर अनंत से एक परीक्षण धनावेश को लेकर के आओ। कहां से लेकर के आओ, अनंत से एक परीक्षण धनावेश Q0 को लेकर के आओ। यहां से यहां लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, अगर एकांक आवेश पे उस कार्य को निकाल लोगे, मतलब इस परीक्षण आवेश से भाग दे दोगे कार्य में, तो आपको उस बिंदु पर विभव मिल जाएगा। हम एक सिंपल सा काम करते हैं, क्या करते हैं, हम मानते हैं कि जब इस आवेश को अनंत से लेकर के आ रहे तो रास्ते में यह आवेश यहां कहीं रहा होगा और यहां से इधर चल करके यहां इस पॉइंट तक पहुंचा होगा, है ना। ऐसी में 2 पॉइंट मान लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, से दैट dx, है ना। तो अनंत से लाने में बीच में रास्ते में कहीं पर ये x डिस्टेंस पे मान लेता हूं, x दूरी पर, ठीक है। हमने इसको बिंदु इससे इस बिंदु तक लेकर के आए, मान लेते हैं बिंदु a है और ये बिंदु b है ना। तो अनंत से हम लेके आ रहे थे, रास्ते में हम कहीं बिंदु a से b तक लेकर के आए, तो हम इधर की ओर लेकर के आ रहे हैं और परीक्षण धनावेश हम मान लेते हैं कि ये वाला भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का, है ना। हम लेके इधर आ रहे हैं, इस पे बल इधर की ओर लग रहा है, यानी कि एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। तो किया गया कार्य कोई पूछे तो आप कहोगे सर W इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल F, क्या हो गया, F डॉट dx डॉट cos 180 डिग्री। भाई क्रिया का कार्य क्या होता है, परिवर्ती बल द्वारा, F dx cos 180 डिग्री। आपको सर परिवर्ती बल का सूत्र क्यों लगाए हैं, तो इसका बहुत सिंपल सा फंडा है कि सर परिवर्ती बल का सूत्र इसलिए लगाए हैं क्योंकि अगर मैं इस आवेश Q और इस आवेश Q0 के बीच अगर मैं बल निकालूंगा तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई यहां से वहां तक की दूरी x स्क्वायर dx cos 180 होता है -1। ठीक है, और कहां से ले आ रहा हूं सर, अनंत से आया हूं, और कहां पर लेकर के आऊंगा तो सर r दूरी तक लेकर के आऊंगा। कहां से लाऊंगा, अनंत से कहां तक, तो r दूरी पर। तो कहां से कहां तक की लिमिट लगा देंगे, अनंत से r दूरी तक हमको इसको लेकर के आना है। ठीक है, आपको अक्सर W इज इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ये आ जाएगा x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 dx हो जाएगा, है ना। और आप जानते हो x की पावर -2 का जो समाकलन होता है, मतलब x की पावर n का, x की पावर n+1 बटे में n+1, है ना। तो फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां से W की जो वैल्यू मिलेगी, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं 2 लाइन का, मैं आपको डेरिवेशन का थीम बता रहा हूं, डेरिवेशन करना कैसे है ना। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूं कि आप बुरा भाग तो कर ही लोगे, मैं मानता हूं। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ठीक है। ये हो जाएगा x की पावर -1 बटे में -1, ठीक है। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी फ्रॉम इंफिनिटी टू r। तो W इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। ठीक है, तो आपको अक्सर W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ब्रैकेट में 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी 0 होता है, तो W का मान आपको मिल गया W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई क्यू लग रहा है मेरे देखने में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे में स्मॉल r। ठीक है, अभी किया गया कार्य हो गया, ठीक है। और विभव क्या होता है सर, विभव होता है किया गया कार्य और बटे में Q0, है ना। तो अगर किया गया कार्य में बटे में Q0 से मैं भाग दूंगा तो Q0 कट जाएगा और फॉर्मूला आएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R। यही होता है बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव का फॉर्मूला। क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर विभव का फॉर्मूला होता है ये।
बोलिए बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? कोई डाउट हो तो बेशक मेरे को बताते चलना, ठीक है? समझ आ रहा है सभी को? नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम। आगे चले शाबाश। तो नेक्स्ट डेरिवेशन जो हमारा है भाई, पहला डेरिवेशन है बिंदु आवेश के कारण विभव का था। नेक्स्ट डेरिवेशन हमारा है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष, निरक्ष और किसी सामान्य बिंदु पर, है ना? तो वैद्युत द्विध्रुव कारण पहला हम करेंगे अक्षीय स्थिति में डेरिवेशन करेंगे। अक्षीय स्थिति मतलब ये आपका माइनस क्यू है और ये आपका प्लस क्यू है, ठीक है? इसके बीच की दूरी कितनी है? 2l है, तो मैं l इधर कर दे रहा हूं और l इधर कर दे रहा हूं, ठीक है? ये हो गया आपका एक वैद्युत द्विध्रुव और इससे स्मॉल r दूरी पर इसकी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु P पर मुझे विभव की गणना करनी है ना? तो पहले मैं इस बिंदु P पर प्लस माइनस क्यू आवेश का विभव निकालूंगा। V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई देखो बहुत सिंपल फंडा है, किसी द्विध्रुव के कारण अगर मुझे किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो इसका सिंपल फंडा यह है कि भैया देखो हम द्विध्रुव को एक मानेंगे धनावेश, एक मानेंगे ऋणावेश। हम द्विध्रुव को द्विध्रुव मानेंगे ही नहीं, एक धन एक ऋणावेश मान लेंगे। तो पहले ऋणावेश के कारण यहां पर विभव निकालेंगे, फिर धनावेश कारण निकालेंगे, फिर विभव, क्योंकि अदिश राशि है तो किसी बिंदु पर एक से ज्यादा आवेशों कारण विभव अगर आ रहा है तो आप उनका बीजगणितीय योग ले लेते हैं, है ना? क्योंकि अदिश राशि है, ठीक है? तो पहले हम माइनस क्यू के कारण यहां पर विभव निकालेंगे, विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे में दूरी की बात करेंगे तो यहां तक की डिस्टेंस r और ये l एक्स्ट्रा हो जाएगी तो यह आ जाएगा r प्लस l। उसके बाद हम प्लस क्यू के कारण यहां पर विभव निकालेंगे तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस l। क्यों? क्योंकि r डिस्टेंस यहां तक की है और इसमें से l हम माइनस करेंगे, जो बचेगी वो हो जाएगी r माइनस l। क्योंकि विभव अदिश राशि है तो v बराबर v1 प्लस v2 कर देंगे, है ना? अब सिर्फ आपका कैलकुलेशन बचा है और कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कैलकुलेशन में दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, q कॉमन है, वहां क्या बचेगा? माइनस 1/r प्लस l और यहां बचेगा प्लस 1/r माइनस l। क्यों भाई? ये q और ये सब कॉमन हो गया, 1/ इतना और माइनस 1/ इतना, फिर एक गुणा मार देंगे तो v का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ब्रैकेट में माइनस r प्लस l बटे में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। r से r कैंसिल हो गया, v बराबर आ गया q इंटू 2l। सॉरी बहुत जज्बाती हो गया, बहुत जल्दी तो मुझे q इंटू 2l की, q इंटू 2l बटे में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर में आप जानते हो क्योंकि l r की तुलना में बहुत छोटा है तो आप इसको इग्नोर मार दोगे l स्क्वायर को r स्क्वायर तुलना में, तो हो जाएगा r स्क्वायर और v इक्वल टू आपको यहां मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l को p कहेंगे तो p बटे में r स्क्वायर, है ना? तीव्रता थी p बटे में r क्यूब, सॉरी 2p बटे में r क्यूब अक्षीय स्थिति के लिए, और विभव हो जाएगा p बटे में r स्क्वायर। यह है अक्षीय स्थिति में विभव का फॉर्मूला। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आ रहा हो तो बताया जरूर करिए कि हाँ सर सब समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रही है पढ़ने में, ठीक है? साथ में कमेंट करते रहा करिए, बात समझ में आई? और देखो लाइक वाइक कर दिया तो यार बहुत मार मारूंगा, समझ लेना, ठीक? आगे चलें क्या? बढ़ा जाए आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका हो गया निरक्षीय स्थिति में। कहा? निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में अब जरा निरक्षीय स्थिति में विभव निकाल। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? आप कहोगे सर प्लस क्यू आवेश ये रखा हुआ है और माइनस क्यू आवेश ये रखा हुआ है, इनके बीच की दूरी 2l है तो इधर का सर l हो जाएगा, इधर का भी सर l हो जाएगा, और मुझे इस रेखा पर कहीं पर निकालना है तो ये बिंदु मान लेते हैं P है ना? मुझे पहले इसके कारण फिर इसके कारण, तो ये डिस्टेंस आप कितनी हो जाएगी? ये r डिस्टेंस हम मानेंगे इसके केंद्र से, इसके द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर। निरक्षीय रेखा कौन सी होती है? इसके अक्ष के लंबवत रेखा, अक्ष के लंबवत रेखा, इसको हम बोलते हैं निरक्ष रेखा, है ना? तो इस बिंदु विभव आपको चाहिए तो हो जाएगा √r स्क्वायर और प्लस में l स्क्वायर, ठीक है? तो आपको अक्सर पहले प्लस क्यूब कारण विभव निकालेंगे तो प्लस क्यूब कारण विभव आएगा v1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बटे में √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। फिर माइनस क्यूब कारण विभव हम लोग निकालेंगे तो माइनस क्यूब कारण v2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटे में √r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों वैल्यू सेम है। कैसे आ गया सर ये? अरे आप ध्यान से देखो, चाहे इसके कारण चाहे इसके कारण दूरी वही रहेगी। भाई ये भी l है, ये भी l है यार,
r स्क्वायर प्लस पाइथागोरस प्रमेय से। तो दूरी वही रहेगी, आवेश वही रहेगा, एक प्लस में एक माइनस में। तो अगर परिणामी विभव निकालूंगा v बराबर v1 प्लस v2, जो कि इनका बीजगणितीय योग होगा, तो वो कितना आ जाएगा 0, यानी कि निरक्षीय स्थिति में विभव होता है 0। इस पे एक सवाल पूछता है कि किसी आवेश को किसी द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर गति कराने में बताइए कितना कार्य करना पड़ता है। तो क्योंकि विभव 0 है हर जगह पे, इसका मतलब है किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब किसी सामान्य बिंदु पर बात करें, सामान्य बिंदु पर बात करें, सामान्य बिंदु पर, ठीक है। तो किसी सामान्य बिंदु पर मान लेते हैं कि माइनस क्यू आवेश है और ये प्लस क्यू आवेश है, और हमको इसके केंद्र से एक कोई टेढ़ी रेखा ऐसे चली गई है, और यहां बिंदु P है जिसका निर्देशांक r, थीटा है। r, थीटा मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है इसके केंद्र O से r है, और ये कोण जो है वो थीटा है ना। ये होता है r, थीटा का मतलब। क्लियर है। अब हमें यहां पर निकालना है विभव। तो हम मान लेंगे कि सर हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है, अगर मैं उसके द्विध्रुव आघूर्ण की बात करूं तो सर माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, मतलब इस तरह से होगा। और अगर मैं इसको वियोजित करता हूं तो जिससे कोण बन रहा है उधर की ओर जाएगा कॉस थीटा, तो आ जाएगा पी कॉस थीटा, और इस रेखा के लंबवत, इससे 90, लंबवत नहीं बन पाया, इससे लंबवत 90 डिग्री के कोण पे इधर आ जाएगा पी साइन थीटा, है ना। अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ये एक वेक्टर है वैद्युत आघूर्ण P, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैंने इसको वियोजित किया तो जिससे कोण बना उधर कॉस और इसके लंबवत साइन आ गया, है ना। अब एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं P cos थीटा को कंसीडर करता हूं तो P cos थीटा के लिए ये लाइन P cos थीटा वाली है, इसी को आगे बढ़ाने पे बिंदु है, इसका मतलब अक्षीय स्थिति में है, और अक्षीय स्थिति में विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर, लेकिन P की जगह P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं P sin थीटा की बात करूं तो P sin थीटा के केस में आप देखिए तो P sin थीटा ये है और बिंदु इधर है, मतलब इसके लंबवत है, लंबवत यानी निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति का मतलब हो गया V2 इक्वल टू आ जाएगा 0, अभी पढ़ा हम लोगों ने, है ना। और परिणामी विभव आप जानते ही हो कि V बराबर, क्योंकि अदिश राशि है तो V1 प्लस V2 कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बटे में r स्क्वायर, क्योंकि शून्य जोड़ने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। आई होप यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक क्लियर होना चाहिए, किसी को कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया विभव का कैलकुलेशन, है ना। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, है ना। चलो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में सबसे पहले आप कहेंगे कि सर इसका फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर केवल दो बिंदु आवेश हैं तो एक आवेश Q1 ये रखा हुआ है और दूसरा आवेश Q2 जो है वो इससे r दूरी पर ये रखा हुआ है, ठीक है। और आपसे कहता है कि बताओ स्थितिज ऊर्जा क्या होगी दो आवेशों से, हेडिंग क्या है इसकी, हेडिंग में टाइम वेस्ट करूं, बोल दे रहा हूं मैं, दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ। दो आवेशों से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाओ कितना होने वाला है, ठीक है। तो दो आवेशों से बने निकाय की ऊर्जा कैलकुलेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि एक आवेश को यहां से हटा देंगे और केवल एक आवेश को ले आकर के यहां रखेंगे। मान लेते हैं बिंदु ए पे रखा हुआ है, तो पहले हम केवल एक आवेश को बिंदु ए पर ले आकर रखेंगे। जब हम एक आवेश को बिंदु ए पर ले आकर के रखेंगे तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि पहले से आसपास कोई आवेश नहीं है जो उसके आने का विरोध करे। अगर कोई उसके आने का विरोध नहीं करेगा तो जब तक विरोध नहीं करता तब तक कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी कि आवेश Q1 को अनंत से यहां पर लाने में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन जब मैं दूसरे आवेश Q2 को अनंत से लेकर के आऊंगा तो एक आवेश पहले से रखा हुआ है, ये कहेगा हम तुमको आने ना देंगे, और हम तुमको आने न देंगे के लिए हम कुछ कार्य करेंगे, जिसके बदले में अगर तुम्हें वापस आना है तो तुम्हें उतना कार्य करना पड़ेगा बदले में, क्योंकि हम तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, हम तुम्हें आने नहीं देंगे, है ना। कैसे पता चले कितना कार्य करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है, आपने पढ़ा है कि W बराबर होता है Q इंटू V, है ना। किसी बिंदु पर अगर किसी आवेश को ले आना है तो हमें सिंपली उस बिंदु का विभव पता होना चाहिए, और जिस आवेश को ला रहे हैं उससे गुणा कर देते हैं। तो हम Q2 को ले आ रहे हैं तो Q2 से गुणा कर देंगे, किसमें, इस बिंदु के विभव में। इस बिंदु का नाम B दे रहा हूं। अब बिंदु B का विभव आएगा क्यों? तो बिंदु B पर जो विभव आएगा वो इस आवेश के कारण आएगा, क्योंकि वो पहले से रखा हुआ है, तो वो वहां पे विभव उत्पन्न करे। कितना विभव उत्पन्न करेगा? तो आप कहोगे सर कि आवेश A के कारण बिंदु B पर जो विभव आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 बटे में R आ जाएगा। Q1 बटे में R क्यों? क्योंकि विभव तो Q1 उत्पन्न करेगा, अभी तो Q2 यहां है ही नहीं। अब मैं Q2 को अनंत से लेकर के आऊंगा तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? W2 इक्वल टू Q2 इंटू बिंदु B का विभव, है ना। जिस आवेश को ले आ रहे हैं उसका मान गुणे जिस बिंदु पर ला रहे हैं उसका विभव, है ना। तो W इक्वल टू यहां पे आपको मिलेगा Q2 इंटू बिंदु B का जो विभव होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में R। ठीक है, यहां से आप कहोगे सर गुणा कर दीजिए, तो किया गया कार्य मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। और यही कार्य जो कि इन दो आवेशों के निकाय को बनाने में किया गया है, यही कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई स्मॉल r। और अगर दो की जगह कई आवेश, ढेर सारे आवेश रखे हों, 2-3 बिंदु आवेश एक साथ रखे हों, तो हम करते क्या है कि जितने जोड़े बनते हैं, क्या करते हैं, जितने जोड़े बनते हैं, मतलब एक जोड़ा इनका बनेगा, एक इनका बनेगा, एक इनका बनेगा, 3 जोड़े बनेंगे, है ना। तो टोटल स्थिर ऊर्जा जो आएगी इन सभी युग्मों के, सभी जोड़ों के स्थिर ऊर्जाओं के योग के, कौन सा योग? बीजगणितीय योग। क्यों? क्योंकि अदिश राशि है ना। सदिश राशि है तो आप लेंगे सदिश योग, अदिश राशि है तो आप लेंगे बीजगणितीय योग। तो हो जाएगा u बराबर u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस जितने भी हों सबको उठा करके सीधे जोड़ते चले जाएंगे। आई होप आप सभी को इतनी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, नाउ हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला। तो मान लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E लगा हुआ है किसी स्थान पर, ठीक है, किसी स्थान पर लगा हुआ है। एक वैद्युत द्विध्रुव यहां पर रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है, इस तरह रखा हुआ है। इधर थोड़ा सा प्लस माइनस, अरे यार थोड़ा सा बत्ती चला गया, इन्वर्टर कट गया। क्या करें क्या करें, स्पीड थोड़ी मेरी ज्यादा है, मैं ये बात जान रहा हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से जान रहा हूं। और स्पीड ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है, पूरा डेरिवेशन में आपको यहाँ पे एक सांस में घोल के पिला रहा हूं। तो अब यहाँ भी अगर मैं डेरिवेशन प्यार से हो ले समझाता रहा तो क्या ही मतलब है बताओ फिर। ठीक है, अब उस तरह से जैसे रेगुलर क्लासेस पढ़ रहे थे आप वैसे तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थोड़ा स्पीड यहाँ पे रहेगी। आपको ज्यादा स्पीड लग रही है, आप एक काम कर सकते हो, आप वीडियो को स्लो कर लो, 0.5 पे देखो, आप समझो आराम से देख करके। ठीक है, बट मेरे को तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हर तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे और तेज पढ़ना चाह रहे होंगे तो उनके लिए तरीका क्या है, और तेज कर लेंगे वीडियो। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, अब ये द्विध्रुव के अक्ष के उनतीस ऐसे रखा हुआ है। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको पकड़ घुमाना चाह रहे हैं, तो हम इसको पकड़ घुमा देते हैं। इधर प्लस क्यू आ जाएगा, इधर माइनस क्यू आ जाएगा। ये यहां पे कोण थीटा मान लो हमने घुमा दिया, है ना, समांतर रखा था अक्ष के, हमने घुमा दिया थीटा कोण से। ठीक है, तो किए गए कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर टाउ डी थीटा, है ना। जैसे वहां पे F dx होता है जब सीधी रेखा में गति कराया जाता है, उसी प्रकार जब घुमाया जाता है तो टाउ dx होता है, जहां पे टाउ होता है बल आघूर्ण। ठीक है, तो आपको अक्सर W इक्वल टू टाउ का मान तो हमने पढ़ा है PE साइन थीटा होता है, और साथ में d थीटा हो जाएगा फ्रॉम 0 टू, पहले समांतर रखा था 0, फिर घुमा के थीटा कोण पे कर दिया तो फ्रॉम 0 टू थीटा। तो W इज इक्वल टू यहां पे बनेगा PE तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू थीटा। ठीक है, आप लिमिट पुट करेंगे तो आप कहोगे PE, पहले अपर लिमिट रखेंगे थीटा, जब थीटा रखेंगे तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, थीटा 0 पुट करेंगे, एक माइनस होता है फॉर्मूले में, एक माइनस ये वाला मिला के प्लस हो जाएगा cos 0 डिग्री, है ना। और cos 0 1 होता है तो 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, इसको W इक्वल हो जाएगा PE और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया किए गए कार्य का फॉर्मूला। आई थिंक सबको मजा आ रही होगी, समझ में आ रहा हो, कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, ये किए गए कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या निकालेंगे? द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा निकालना बहुत आसान है। कैसे निकालेंगे? आसान है तो करना क्या है भैया कि ये आपका वैद्युत क्षेत्र है, और हम जो वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के आएंगे वो क्षेत्र के लंबवत पहले लेकर के आके रखेंगे। क्यों क्षेत्र के लंबवत लाके रखेंगे?
क्योंकि बेटा क्षेत्र के लंबवत लेकर के आएंगे तो अनंत से जितना दूरी प्लस क्यू आवेश को लेकर के आएंगे वैद्युत क्षेत्र में, उतना ही दूरी माइनस क्यू आवेश को भी लेकर के आएंगे। तो प्लस क्यू को लाने में जितना कार्य, मान लो 2 जूल कार्य करना पड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, तो माइनस क्यू को लाने में 2 जूल कार्य प्राप्त होगा, क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र दिशा में अपने आप खींचा चला आएगा, है ना। तो नेट कार्य 0 हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि स्वेच्छ अवस्था में हम इस तरह लेकर के आए हैं जहां पे इसकी स्थिर ऊर्जा 0 है, ठीक है। अब इससे हम किसी भी कोण घुमा दे, मान लो हमने कोई कोण ऐसे घुमा दिया, पहले 90 डिग्री पे था और फिर क्या किया हमने, फिर हमने इसको ऐसे घुमा के, कहीं घुमा सकते हो आप, कहीं घुमा सकते हो, हमने इसको घुमा करके इसको थीटा कोण पे कर दिया, है ना। तो आप कहोगे सर इसका मतलब इस बार जो किया गया कार्य होगा वो 90 डिग्री से थीटा कोण तक होगा और टाउ डी थीटा होगा। सेम करेंगे डेरिवेशन, सिर्फ लिमिट जो 0 से थीटा थी वो पहले ऐसे रखा था क्योंकि वहां किया गया कार्य सामने से निकालना था, यहां इससे ऊर्जा निकालनी है तो पहले हमें वो स्थिति ज्ञात करनी पड़ेगी जहां ऊर्जा 0 होगी। तो हमने एक लंबवत स्थिति मानी जहां पे ऊर्जा 0 है, क्यों, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और यहां पे 90 से थीटा घुमाएंगे हम, तो आपको अक्सर W इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा आपका, तो टाउ हो जाएगा सर PE साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा, है ना। सेम सब कुछ वही रहेगा, PE बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का माइनस कॉस, आप लिमिट रखोगे सॉल्व करोगे तो माइनस कॉस थीटा और यहां पे प्लस कॉस 0 की जगह कॉस 90 आ जाएगा ना। यहां पे क्या आया था, कॉस 0 आया था, एक ही चेंज तो है, 0 की जगह 90 हो गया, तो यहां पर भी कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 0 होता है तो W आपका आ जाएगा माइनस PE कॉस थीटा, और यही कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो माइनस PE कॉस थीटा ये हो जाएगा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। आई होप सबको इतनी बातें समझ में आई होंगी और इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है सभी को, बढ़िया समझ में आ रहा है। तो सांस लूं मैं अभी, ठीक। मेरा टारगेट था आधे घंटे में मैं इसको फिनिश कर दूं, देखते हैं कितना समय लगता है। ठीक है, आगे चला जाए, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गई द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट पे जो कि कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में सबसे पहले गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला है कि एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इसको आवेश प्लस Q दे दिया गया है। तो बताओ इसकी धारिता क्या होगी। तो धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V, है ना। तो हमने Q आवेश दिया तो इस पे विभव कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R, इतना विभव आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इतना विभव आ जाएगा तो धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटे में V होता है। Q चाहे कोई भी लिख दो, तो Q का यहाँ पे मान ऐसे पड़ा रहने देंगे, V का मान उठाकर रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R, कट जाएगा ये ऊपर जाएगा तो C आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, है ना। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर अ गोलीय संधारित्र, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और हाँ बताइएगा जरूर कि आधे घंटे में पूरा डेरिवेशन करने में आपको मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, बताइएगा जरूर। ठीक, आगे चलें, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, कुछ करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर जो कि है आवेशों का चालक की स्थितिज ऊर्जा, है ना। क्या है, चालक की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो चालक की स्थितिज ऊर्जा निकालना बहुत इजी है। स्थितिज ऊर्जा क्या है सर, किया गया कार्य है इंटीग्रल Q dV, है ना। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किया गया कार्य इंटीग्रल Q dV, और हम लोगों ने पढ़ा है C बराबर Q बाई V होता है। यहां से हम Q की वैल्यू CV कह सकते हैं, ठीक है। तो उठा के हम Q की जगह CV पुट करेंगे तो CV dV हो जाएगा। और पहले जब आवेश नहीं था तो विभव 0 था, फिर आवेश बढ़ के Q हो गया तो विभव बढ़ के V हो गया, ठीक है। तो C यहां पे बाहर आ जाएगा, V की पावर 1 dV फ्रॉम 0 टू V, ठीक है। अब यहां पर हम कहेंगे C ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू V, ठीक है, फ्रॉम 0 टू V, ठीक। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो W इक्वल टू C V स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो W इक्वल टू आ जाएगा C, या कह लो आपकी हाफ C V स्क्वायर, और यही कार्य बन जाएगा स्थिर ऊर्जा के रूप में। तो U बराबर हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर, और V बराबर अगर आप Q बाई C रख दोगे, V बराबर Q बाई C रख दोगे तो यह आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये होता है किसी चालक के लिए, या किसी चालक पूछे या किसी संधारित्र पूछे, दोनों के लिए सेम
सेम डेरिवेशन होगा, सेम ही फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा। ठीक है, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV स्क्वायर बाई C, ये होता है किसी चालक की स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला और उसका एक छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, फिर बारी आती है आवेशों का पुनर्वितरण। ठीक है, आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण, पुनर्वितरण मतलब एक बार वितरित हो चुका है, दोबारा वितरित करना है हमको इसको। तो मान लेते हैं हमारे पास दो चालक हैं, देखो यही ना शुरू के जो दो चैप्टर इसमें झोर डेरिवेशन है, फिर चैप्टर नंबर 9 में खूब डेरिवेशन है। ठीक है, तो इसके बाद ना हम लोग 2-2, 3-3 चैप्टर एक साथ डेरिवेशन करेंगे, लेकिन पहला और दूसरा ना बहुत बड़े बड़े चैप्टर थे, इसमें बहुत डेरिवेशन है, बहुत ढेर सारे। इसके बाद जो भी है वो कम है। ठीक है, तो अब इसके बाद मान लो 4 क्लासेस बाकी सब हो जाएंगे, बट इसके लिए 2 क्लास लेना, सॉरी इस ये एक 9 को छोड़ दो, 9 को अलग से पढ़ाएंगे, तो 1 2 9 इसको छोड़ के 4 क्लास और जोड़ लो, सारे डेरिवेशन खत्म हो जाएंगे, फिर 4 दिन और लगेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 है, इस पे आवेश हमने Q1 दिया, इस पे आवेश Q2 दिया, इसका विभव V1 हो गया, इसका विभव V2 हो गया। फिर हम क्या किया, हम एक तार ले आए और तार से हमने दोनों को जोड़ दिया, है ना। जोड़ने पे धारिता नहीं बदलेगी, धारिता वही रहेगी, आवेश कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, Q1 डैश या Q2 डैश हो जाएगा, और विभव जो है वो दोनों का V हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो पहला हम निकालेंगे आवेश, सॉरी दोनों का उभयनिष्ठ विभव, जब तक विभव बराबर तब तक आवेश वितरित होता रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि विभव V1 जो है V2 से बड़ा था, तो आवेश यहां से यहां चला गया, धन आवेश। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि दोनों का विभव समान जब हुआ तो वो समान विभव कितना था, है ना। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ विभवांतर। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभवांतर, उभयनिष्ठ विभवांतर, उभयनिष्ठ विभवांतर। ठीक है, तो उभयनिष्ठ विभवांतर जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे, जितना आवेश पहले था, टोटल आवेश की बात कर रहा हूं मैं, जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में भी रहेगा। ठीक है, टोटल आवेश जो है वो संरक्षित रहेगा, पहले और बाद में दोनों बराबर रहेगा। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2V2 बराबर Q1 डैश हो जाएगा C1V प्लस Q2 डैश हो जाएगा C2V। यहां पे आप V कॉमन ले लेंगे, डिवाइड करेंगे तो V का मान आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये हो गया उभयनिष्ठ विभवांतर, है ना। नेक्स्ट आपका है स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश, स्थानांतरित आवेश कि कितना आवेश एक से दूसरे में स्थानांतरित हुआ है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सर जितना आवेश इसमें पहले था Q2 अब हो गया Q2 डैश, तो हम क्या करते हैं सर कि कितना आवेश गया निकालने के लिए Q2 डैश में से Q2 को माइनस कर देते हैं सर। या हम ये भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें से इसमें आज Q1 डैश कम हो गया होगा, तो Q1 में से Q1 डैश को भी माइनस कर सकते हैं सर, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर मान क्या रखें Q2 डैश का, तो Q2 डैश हो जाएगा C2V हो जाएगा और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C2V2 हो जाएगा। क्यों भाई, Q बराबर CV लगा दिया तो Q2 डैश C2V और Q2 C2V2। ठीक है, अब आप यहां से उठा के V का मान यहां रखेंगे और पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपको जो स्थानांतरित आवेश मिलेगा वो मिल जाएगा डेल्टा Q बराबर C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2। अगर V2 बड़ा है तो V2 माइनस V1, ये आपको मिलेगा। कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूं, कॉन्सेप्ट पूरा मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आपसे पूछे बताओ कितनी ऊर्जा का लॉस हुआ इसमें, तो आप कहोगे सर बहुत इजी है, कितनी ऊर्जा का लॉस हुआ मतलब कुछ ऊर्जा क्षय हो गई होगी, क्योंकि अपने आप आवेश तो जाएगा नहीं, उसको कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य कहां से होगा, इसकी खुद की ऊर्जा से होगा। तो कितनी ऊर्जा लॉस हो गई, तो हम कहेंगे सर पहले ऊर्जा कितनी थी माइनस बाद में ऊर्जा कितनी हो गई, U1 डैश प्लस U2 डैश। तो पहले ऊर्जा कितनी थी, तो U1 हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, है ना। हाफ पहले ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, और बाद में ऊर्जा माइनस हाफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ C2V स्क्वायर, क्योंकि यहां पे V हो गया उभयनिष्ठ विभव दोनों का, और V का मान अभी हम लोगों ने निकाला था। रख करके आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन में, फिर आप पे छोड़ रहा हूं, है ना, सिर्फ मान रख के सॉल्व गुणा भाग करना है आपको। तो ये आ जाएगा हाफ C1 C2 बटे में C1 प्लस C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका निकल करके आएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं
संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और भैया समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है, अगर मैं उसकी धारिता कैलकुलेट करने कहूं तो मान लेते हैं कि दो समांतर प्लेटें हैं, एक पर प्लस वी विभव है और एक को ग्राउंड कर दिया है, तो यहां पर आवेश प्लस क्यू आ जाएगा और यहां पर आवेश माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, मानते हैं कि इसका प्लेट एरिया ए है, बीच की दूरी डी है और बीच में जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक के है। ठीक है, तो आप कहोगे सर कि इस पर आवेश का पृष्ठ सिग्मा बराबर क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि आवेश का पृष्ठ सिग्मा बराबर आ जाएगा Q अपॉन में A आ जाएगा। ठीक है, और बीच में तीव्रता पूछें तो E बराबर हो जाता है सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस के प्रमेय में डिस्कस हुआ है। और सिग्मा का मान Q अपॉन A हो जाएगा तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। तीव्रता निकाल आई तो हम विभवांतर निकाल लेंगे, V बराबर होता है E इंटू डी, है ना, तो V बराबर E का मान रखेंगे तो हो जाएगा Q इंटू डी, डी ऊपर रहे गुणे में, बटे K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब विभव आ गया तो आप जानते हो कि C बराबर क्या होता है, C बराबर Q बटा V होता है। पहले क्या करेंगे, पहले हम देंगे आवेश, पहले पृष्ठघनत्व तो निकालेंगे, पृष्ठघनत्व आ गया, फिर तीव्रता निकाल लेंगे, तीव्रता आ गई। ठीक है, इसमें मान रखा हमने सिग्मा का उठा करके, तीव्रता के बाद विभवांतर निकाल लेंगे। ठीक है, और भाई यही तरीका होता है, आवेश दो विभवांतर निकालो, आवेश दो विभवांतर निकालो, तो आवेश दिया वहां से विभवांतर निकाल लिया, फिर C बराबर Q बाई V कर देंगे, तो Q बटे में V का मान हमको पता है Q D बटे में K एप्सिलॉन नॉट A है, ये कैंसिल, तो C का मान आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D। और अगर हम लोग प्लेटों के बीच में वायु भर दें, अगर हम लोग वायु भर दें तो वायु के लिए K बराबर 1 होता है, आप जानते हो, तो C नॉट बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट, सॉरी K कहां गया सर, फिर से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, और अगर आप यहां से देखो तो इसकी जगह मैं C नॉट लिख सकता हूं, तो यहां से C बराबर आ जाएगा K C नॉट, C बराबर क्या आ जाएगा K C नॉट। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा रिलेशन दोनों के बीच में। ठीक, तो ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, समांतर धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको जो और पूछता है वो इसकी ऊर्जा पूछता है, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर इसकी प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व की बात करता है, प्लेटों के बीच में ऊर्जा घनत्व कि अगर दोनों प्लेटों के हम चार्ज कर दें तो इसके बीच जो स्थान है उसमें ऊर्जा घनत्व क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा घनत्व स्मॉल u बराबर होता है कैपिटल U बटे में आयतन। भाई घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, तो ऊर्जा घनत्व का मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा और बटे में आयतन। ठीक है, और आयतन कैसे निकला, भाई समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का एरिया तो लंबाई गुणे चौड़ाई और बीच की दूरी हो गई ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो गया आयतन उसका। अब U हमको सबको पता है सर, U होता है हाफ CV स्क्वायर और बटे में A इंटू डी। ठीक है, आप कहोगे सर C तो हम जानते हैं, अभी तो पढ़ा हम लोगों ने, तो हाफ ये हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A इंटू V स्क्वायर बटे में AD, है ना, तो A से ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तो यहां से आपको U का मान मिल जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर और बटे में D। ठीक है, और V का मान हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं, नहीं सही तो कर रहे हैं, हाँ सही जा रहे हैं अभी तो हम लोग। ठीक है, और V बराबर E इंटू डी होता है, तो हो जाएगा U बराबर क्या आ जाएगा आपका हाफ K एप्सिलॉन नॉट, V हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर बटे में D, तो एक D हो जाएगा कैंसिल। यार मैं कहीं तो गलती कर दिया हूं, K हाफ सम नॉट E स्क्वायर केवल होता है, मैं कहां गलती कर रहा हूं, हाफ CV स्क्वायर, C का मान होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अपॉन D एक ऑलरेडी है, एक तो है D स्क्वायर होना चाहिए ना, बस यही गलती थी मेरे से। तो एक फॉर्मूला तो ये भी होता है, और V बाई डी को यहां पे D स्क्वायर पूरा कट जाएगा ये, तो U बराबर हो जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला ये हो जाता है। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले हैं जिसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, इसके अलावा कुछ मैंने छुट्टे छुट्टे छोड़े हैं, जस्ट 2 से 3 छोड़ा है जो कि एग्जाम में लगभग नहीं आता है। ठीक है, बट उनका कॉन्सेप्ट भी इसी से रिलेटेड है, तो आप चाहें देख सकते हैं उसको।
ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे करता हूं समाप्त, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टर्न पे, तब तक सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।